दोस्तों, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको वो सीन याद होगा जहां पर कूपर एक ऐसे प्लैनेट पर लैंड करता है जो ब्लैक होल के काफी ज्यादा करीब होता है। लेकिन जब इस प्लैनेट पर 3 घंटे बिताने के बाद कूपर और उसकी टीम जब स्पेसशिप में वापस आती है तो उनको पता लगता है कि अर्थ पर 23 साल बीत चुके हैं और उनका क्रू मेंबर 23 सालों के लिए उनका वेट कर रहा था। और इस मूवी में सबसे ज्यादा इमोशनल सीन आता है जब कूपर को ये बात पता लगती है कि उसकी बेटी अर्थ पर लगभग उसके ही उम्र की हो गई है। ये तो थी एक साइंस फिक्शन मूवी, पर क्या ऐसा होना असली में पॉसिबल है? जी हाँ, कई हद तक ऐसा होना पॉसिबल है और इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन का रियल लाइफ एग्जांपल हमें हमारे एस्ट्रोनॉट के साथ देखने को मिलता है जो स्पेस में काफी समय बिताते हैं और उनके लिए टाइम थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, लेकिन ये इफेक्ट बहुत ही छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने के लिए रहेगा तो उसके लिए 0.005 सेकंड का जो टाइम है वो स्लो हो जाएगा। मतलब टेक्निकली वो 0.005 सेकंड्स यंग हो गया है। ये तो हो गया टाइम डायलेशन का एक छोटा सा इफेक्ट। लेकिन जब हम एक्सट्रीम टाइम डायलेशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा इफेक्ट बड़े से ऑब्जेक्ट्स के पास देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लैक होल्स हो गए या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए जो काफी ज्यादा मैसिव होते हैं। इनके अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट नजदीक जाता जाएगा तो उसके लिए टाइम काफी ज्यादा स्लो होता जाएगा। टाइम डायलेशन का जिक्र दोस्तों हमें फिजिक्स में इन 2 थ्योरीज में देखने को मिलता है। एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। इस थ्योरी में स्पीड की बात होती है कि कैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट नियरली स्पीड के लाइट से ट्रैवल करेगा तो उसके लिए टाइम स्लो मूव करेगा। दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे कि अभी मैंने बताया, जब कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार अगर ये टाइम और स्पेस का जो फैब्रिक है उसमें एक कर्व बनाते हैं तो जब हमें कैसे ज्यादा ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ मेरे सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था कि अगर कोई टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी बायोलॉजी यानी कि उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है और किसी की उम्र टाइम डायलेशन की वजह से कैसे बढ़ सकती है या फिर रुक सकती है। चलिए इस सवाल पर और कई दूसरे इंटरेस्टिंग सवालों पर जो टाइम डायलेशन के रिलेटेड है हम उस पर नजर डालते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो काफी ज्यादा मैसिव है ये टाइम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि ब्लैक होल्स। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा कपड़ा है जो चारों तरफ से फैला हुआ है। इसको हम टाइम और स्पेस का फैब्रिक समझ सकते हैं। अब अगर इसमें आप एक स्पॉन्ज का हल्का बॉल डालते हो, मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, तो हमें एक थोड़ा सा नीचे बेंड देखने को मिलेगा। मतलब जो कपड़ा है उसके वजन की वजह से थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन ये जो बेंड है उतना गहरा नहीं होगा। या फिर मान लीजिए कि आपने कोई रबर का बॉल डाल दिया या फिर कोई टेनिस बॉल डाल दिया। अब क्योंकि इसका थोड़ा वजन ज्यादा है तो आपको इस कपड़े में थोड़ा सा नीचे बेंड देखने को मिलेगा। मतलब कपड़ा जो है, जो आपने स्पॉन्ज का बॉल डाला था उसके मुकाबले ये ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, इसमें थोड़ा वजन ज्यादा है। लेकिन अब मान लीजिए कि आप एक मेटल का बॉल इसमें डाल देते हो इस कपड़े पर, तब क्या होगा? तब जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा इसके वजन के वजह से। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही सिमिलर चीज ये जो ब्लैक होल्स होते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ये वही करते हैं हमारे स्पेस और टाइम के फैब्रिक के साथ। ये जो स्पेस और टाइम का फैब्रिक होता है ना दोस्तों, इसमें ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स एकदम एक्सट्रीम जो है कर्व बना देते हैं और इसीलिए इनके अराउंड जो है ग्रेविटी ज़्यादा होती है और क्योंकि हेंस ग्रेविटी ज़्यादा है इसीलिए टाइम स्लो मूव होने लगता है। तो ये जो एग्जांपल है दोस्तों, मोस्टली आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि टीचर्स और जो फिजिसिस्ट होते हैं वो इस एग्जांपल का यूज़ करते हैं हमें स्पेस और टाइम का जो फैब्रिक है उसे समझाने के लिए। लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये 2D मॉडल में हमें बताया जाता है। अभी आप स्क्रीन के सामने देखोगे जो स्पेस और टाइम का जो फैब्रिक है उसको हम एक फ्लैट कपड़े की तरह इमेजिन ना करते हुए हम उसको एक क्यूब समझ सकते हैं जो चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक थोड़ा बहुत एक्यूरेट जो है एग्जाम्पल होगा एज कम्पेयर टू वो जो कपड़े वाला एग्जाम्पल है। पर हाँ, हम रियल लाइफ में ऐसा क्यूब में कुछ चीज़ों को दिखा नहीं सकते कि वजन की वजह से कैसे स्पेस और टाइम जो है वो फैब्रिक बेंड होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल समझाने के लिए तो ठीक है। लेकिन जो एक्यूरेट मॉडल है उसमें कुछ ऐसा 4D स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर ग्रेविटी और जो टाइम का जो कर्वेचर है वो ऐसे मतलब स्क्वीज हो रहा है। और आज के समय दोस्तों हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है कि यूनिवर्स में ऐसा वाकई में होता है। इस चीज को दोस्तों ग्रेविटेशनल लेंसिंग का नाम दिया गया है। अभी आप इस इमेज पर नजर डालिए दोस्तों, इसमें आपको ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसमें हो ये रहा है कि जो सामने गैलेक्सीज है और उनके पीछे जो गैलेक्सीज है यानी कि बैकग्राउंड गैलेक्सीज, उनकी लाइट हम तक पहुंच रही है इवन उनके सामने दूसरे गैलेक्सीज होने के बावजूद। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि जो सामने इनके गैलेक्सीज है वो स्पेस का जो कर्वेचर है उसको बेंड कर रहे हैं। तो हो ये रहा है, यहाँ से लाइट निकलने के बाद वो स्ट्रेट ट्रैवल करके सामने जो गैलेक्सीज है उसको ब्लॉक नहीं कर रही है। अब मान लो कि यहाँ पर गैलेक्सी है तो पीछे से लाइट आ रही है, अब क्योंकि सामने गैलेक्सीज है, अब गैलेक्सीज भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव होती है, तो ये जो लाइट बैकग्राउंड गैलेक्सी की सामने ट्रैवल कर रही है वो ऐसे कर्व हो रही है और ऐसे वो लाइट आ रही है। इसलिए आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक गैलेक्सी का जो स्ट्रक्चर है वो अजीब सा बिगड़ा हुआ है। तो ये सुन के काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि जो बैकग्राउंड में गैलेक्सीज है उनकी लाइट हम तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि जो सामने ऑब्जेक्ट है वो स्पेस को ही बेंड कर रहे हैं। और इस चीज़ को दोस्तों 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया गया था, जब आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को लिखा था। लेकिन तब तक ये सिर्फ थियोरटिकल था, वहाँ पर किसी के पास सबूत नहीं था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो उस वक्त कई सारे फिजिसिस्ट भी थे दोस्तों जो इस थ्योरी को उतना मानते नहीं थे। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद आइंस्टाइन की किस्मत चमकी। तो 1919 में दोस्तों हमारे सूरज के साथ एक इक्लिप्स होता है और तब एक एस्ट्रोनॉमर थोड़े स्टार्स को नोटिस कर रहे थे। तो उससे पहले थोड़ा हुआ ये कि जो हमारा सन है उसके बैकग्राउंड में थोड़े से स्टार्स थे और इन एस्ट्रोनॉमर को उस स्टार की पोजीशन पता थी। लेकिन जब इक्लिप्स हुआ, जैसे कि चांद सूरज के सामने आया, तो हुआ ये कि जो बैकग्राउंड में स्टार्स थे उनको देखना अभी और भी ज़्यादा काफ़ी आसान हो गया था। तो ये जो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे वो ये नोटिस करते हैं कि जो हमारा सूरज है उसके बाजू को कुछ तारे दिख रहे हैं। लेकिन जब वो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि पहले तारों की पोजीशन क्या थी और अभी तारों की पोजीशन क्या आ रही है, तो वो जान के तंग रह जाते हैं। उनको पता लगता है कि स्टार्स तो अब भी सूरज के पीछे ही है, बल्कि हमारा जो सूरज है वो भी स्पेस को मतलब कर्व कर रहा है, इसलिए वो जो पीछे तारे हैं वो दिख रहे हैं। तब जाके जो ये थोड़े बहुत फिजिसिस्ट थे जो इस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को नहीं मान रहे थे, तब जाके वो थोड़ा भाव देने लगे इस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को। तो जैसा कि ये हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी थोड़ा बहुत टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो फर्क जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो अगर आपको टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करना है तो थियोरेटिकली इसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला तरीका, आपको नियरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो मूव करने लगता है आजुक बाजुक। और इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है। चलिए आपको मैं यहाँ पर एक फन फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि क्योंकि हमारा वॉयेजर 1 काफ़ी सालों से इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसने भी टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस किया। बताया जाता है कि वॉयेजर 1 में 1.2 सेकंड्स का टाइम डायलेशन हुआ है। कुछ कैलकुलेशंस के द्वारा बताया जाता है कि वॉयेजर 1 1.2 सेकंड्स कम एज किया है हमारे अर्थ के टाइम के मुकाबले। तो यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट काफ़ी स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। दूसरा तरीका है टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करने का, आपको कोई मैसिव ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाना पड़ेगा। वही जैसे कि ब्लैक होल्स हो गए या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए। वही साइंस फिक्शन इंटरस्टेलर वाला आइडिया है, यही आपको अपनाना पड़ेगा। अब अगेन यहाँ पर अप्लाई होता है दोस्तों जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस और टाइम के कर्व को बेंड कर देते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि कैसे स्पीड जो है वो टाइम को अफेक्ट कर सकती है, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये बताती है कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो कर्व पैदा करते हैं स्पेस टाइम में, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं टाइम को। चलिए ये सब तो थियोरेटिकल बातें हैं। अब मान लीजिए कि कैसा भी करके आपने टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस कर लिया, लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली। तो जब आप टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों, मे बी आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा होगा कि मेरे लिए तो टाइम स्लो मूव करेगा। पर यहाँ पर एक बात है, आपको बिल्कुल भी मतलब समझ भी नहीं आएगा कि आपके लिए वक्त जो है स्लो चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि टाइम स्लो चल रहा है, इसीलिए आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो बॉडी के फंक्शंस है, मतलब जितना भी फंक्शन होता है बॉडी में, आपका थॉट प्रोसेस, आपने सुनने की क्षमता, आपके देखने की क्षमता, सब कुछ स्लो हो जाएगी। तो मतलब ये जो टाइम डायलेशन हुआ है एकदम मतलब थम सा गया है, स्लो हो गया है सब कुछ, ये आपको फील ही नहीं होगा। सो आपके लिए 3 घंटे के बराबर ही होंगे। जैसा सेम कूपर को पता नहीं चला था जब वो प्लैनेट पर 3 घंटे बिताया था, पर जब वो बेचारा वापस आता है तब उसको पता लगता है कि 23 साल बीत चुके हैं। तो शायद आपका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करने के कितने भी ख्याली पुलाव बना लें, हमारे लिए ये करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब इमेजिन करके देखिए, इमेजिन करने की क्या बात है। कहाँ आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाओगे, कहाँ आप स्पेस में मतलब ब्लैक होल के इतना करीब जा पाओगे। अच्छा, मान लीजिए आप ब्लैक होल के इतना करीब चले जाते हो, वहाँ पर आपको खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स का और रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। तो मूवीज़ में हमें ये सब साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो देख के मतलब एकदम फैसिनेटिंग लगता है, पर जैसा कि मैंने बताया
आप भी जानते हैं ये होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों ये जो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना, ब्लैक होल के करीब जाना, ये मतलब हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज करता है, हमें अच्छा फील कराता है, इसलिए हम इसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर जानना ही है तो रियल चीज़ों के बारे में जानिए। जैसे कि रिसेंटली एक स्टडी आई है कि जो हमारे पास ब्लैक होल की रियल इमेज है वो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो असली नहीं है। अब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो यहाँ पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।